नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं और दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से कैसे बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। जी हाँ, और जंग की वो 3 तस्वीरें आइए मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मोर्चे और कैसे यहाँ पर हालात हैं बताते हैं। ये तस्वीरें हैं। एक तस्वीर रूस की, जहां पर पुतिन लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। पिछले 7 दिनों में 4 बड़े धमाके। यहां पर पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट करके पुतिन ने अमेरिका तक को, नाटो के सीने में दहशत भर दी। वो साफ कह चुके हैं कि जो रूस को चुनौती देगा उसे जवाब और महंगा मिलेगा और आग से मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी तैयारियों में जुटा है। मिसाइलें तैनात की जा रही हैं, अलर्ट जारी किया गया है, यानी जंग की आहट अब महासागर से आ रही है। दूसरी तस्वीर लैटिन अमेरिका की, जहां पर वेनेजुएला नई जंग की तस्वीर पेश कर रहा है। नया जंग का मैदान बन चुका है। रूस का सैन्य विमान यहां पर पहुंचा। कराकास, चीन ने भी मदद का इशारा दे दिया और ट्रंप, जो अब फिर से सत्ता की दौड़ में है, वो खुद इस जाल में फंसते हुए नजर आते हैं। क्या पुतिन वेनेजुएला को मोहरा बनाकर अमेरिका को उसकी ही सरहद पर घेरने की साजिश रच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सीधा नया फ्रंट है जहां पर गोलियां चलेंगी, लेकिन निशाना होगा वॉशिंगटन डीसी। अब अगली जो तस्वीर है वो गाजा से सामने आई, जहां पर हर दिन मौत बरस रही है। सीज फायर टूट चुका है और नेतन्याहू फिर से बमों की बारिश कर रहे हैं। गाजा की गलियों में अब सिर्फ खंडर है, रोते बच्चे हैं, चीखती औरतें हैं और सवाल वही, आम लोगों की गलती आखिर क्या ये इंसानियत की कब्रगाह नहीं बन चुकी धरती? ये तीनों तस्वीरें, 3 मोर्चे, एक दुनिया, रूस अमेरिका की तनातनी, वेनेजुएला में पुतिन की चाल और गाजा की तबाही, तीनों ने मिलकर एक ही संदेश दिया, दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी है। क्या वक्त आ गया है जब इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या ये वही शुरुआत है जहां से तीसरा विश्व युद्ध जन्म ले सकता है? दुनिया सांस रोके देख रही है, क्योंकि इन 3 तस्वीरों में छिपा है भविष्य का विस्फोट। चलिए अब शुरुआत करते हैं आक्रमण की। युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबर आई है, वॉर ब्रेकिंग, आइए आपको बताते हैं। और ये बड़ी ब्रेकिंग आई है पुतिन के एक और बड़े धमाके से। जी हां, व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया ने एक और न्यूक्लियर धमाका किया है। ब्रोवेस्निक के बाद में पोसाइडन का टेस्ट, एटमी इंजन वाले हथियार का परीक्षण किया। अंडर वाटर एटमी सुनामी लाने में जो सक्षम है, सुपर ऑटोनोमस टॉर्पीडो माना जाता है, जिसका सफल टेस्ट किया गया है। अपने आप में ये बड़ा घातक है। समझिए, पहले ब्रोवेस्निक इस मिसाइल के बाद में अब एक और अपनी परमाणु शक्ति को दर्शाता हुआ रशिया, और समझिए सुनामी लाने में सक्षम सुपर ऑटोनोमस टॉर्पीडो का सफल टेस्ट पुतिन ने किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इसी बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर जान लीजिए, वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, न्यूक्लियर पोसाइडन पर पुतिन ने बड़ा दावा किया है। आर्कटिक में सफल परीक्षण हुआ है। पोसाइडन जैसा शक्तिशाली हथियार पूरे संसार में नहीं है, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और व्लादिमीर पुतिन ने एक और बड़ी बात कही, पोसाइडन को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये पुतिन कह रहे हैं कि एक और सैन्य ताकत उन्होंने अपनी दिखाई है। पोसाइडन पर पुतिन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आर्कटिक में जो परीक्षण किया गया था, यह सफल हो चुका है। असल में यह परीक्षण नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है, जो लगातार व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। और यह शक्ति प्रदर्शन पूरी दुनिया के लिए है। यह शक्ति प्रदर्शन नाटो देशों के लिए है। यह शक्ति प्रदर्शन सुपर पावर अमेरिका के लिए है। और आइए आपको मैं बताती हूं कि आखिर ये पोसाइडन मिसाइल क्या है, इसकी ताकत क्या है, जिसकी पुतिन इतनी जमकर तारीफों पे तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पोसाइडन की ताकत जरा समझिए। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रेंज इसकी 10,000 किलोमीटर तक की है, और यानी कि बहुत लंबी दूरी का ये टॉर्पीडो होगा। 100 मेगाटन परमाणु ले जाने में ये सक्षम है टॉर्पीडो। और समझिए, अगर फायर होने के बाद में पोसाइडन को रोकना असंभव है। समंदर के अंदर न्यूक्लियर सुनामी ला सकता है पोसाइडन।
सरमत मिसाइल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर यह हथियार माना जाता है और इसीलिए अपनी इस ताकत के साथ में पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन इस वक्त आक्रामक मोड में नजर आते हैं। पिछले 7 दिनों में 4 परमाणु टेस्ट करके उन्होंने तहलका मचा दिया है। दरअसल पिछले 7 दिनों में जिस तरह से उन्होंने 4 परमाणु टेस्ट किए, समझिए उसमें 21 अक्टूबर को ब्रोवेस्टिक मिसाइल से उन्होंने एक तरह से टेस्ट किया और सबको हैरत में डाल दिया। 2 दिन के बाद 23 अक्टूबर को यार्स आईसीबीएम का उनकी तरफ से टेस्ट किया गया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 24 अक्टूबर को सिनेमा मिसाइल का एक तरह से प्रदर्शन और 28 अक्टूबर को पोसाइडन टॉर्पीडो। आप समझिए 4 न्यूक्लियर बड़े एक तरह से परीक्षण थे और ये सीधा सीधा जवाब था। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर भी अब आग के गोले बरसाने ताबड़तोड़ शुरू कर दिए हैं और ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरा यूक्रेन दहल उठा है। बिजली घर जले, पावर ग्रिड चरमराने लगी और ठंड में लोग अंधेरे में ठिठुर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने पिछले 24 घंटों में 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी हैं। टारगेट सिर्फ एक यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना, हीटिंग बंद, पानी ठप, अस्पताल संकट में ये सर्दी यूक्रेन के लिए जानलेवा बनती जा रही है। यूक्रेन की रातें अभी भी कयामत से कम नहीं। मिसाइलों की गूंज है, ड्रोन की दहशत है और हर घर में अंधकार है। रूस की ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि अब इंसानों की जिंदगी पर है। रातें कयामत बन चुकी हैं। घर के भीतर बच्चे रोते हैं, बूढ़े कांपते हैं और शहर एक एक कर कराह रहे हैं। ये युद्ध नहीं, ये सिस्टमैटिक दमन है। ऊर्जा, जल और जिंदगी पर सीधा हमला है। रूस की आक्रामकता जारी है। 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलों ने यूक्रेन के आम लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। बिजली चली गई, हीटिंग बंद हुई, पानी और सीवेज सिस्टम ठप हो चुके हैं। ठंड में लोग अंधेरे में जंगली की तरह जीने को मजबूर है। जहां हर गली, हर मकान पर हिंसा की छाप है, यहाँ की रातें अब चैन की नहीं रही। मिसाइलों की गर्जना के साथ लोगों की निहत्ती जिंदगी विस्फोट का शिकार बन रही है। दक्षिण ज़पोरिज़िया में हमले से 17 घायल हो चुके हैं। 1-2 साल की बच्ची भी उनमें शामिल है। मलबे से एक को निकाला गया मगर मौके पर उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर 2 लोगों की जान चली गई। वहीं विनिट्सिया में 7 साल की मासूम की दर्दनाक मौत ने इस जंग की क्रूरता का और एक नया अध्याय जोड़ा। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम अमेरिका, यूरोप और G7 पर भरोसा करते हैं। मॉस्को की हर उस चीज को हम नष्ट कर देंगे जो लोगों के लिए संकट पैदा करती है। रूस पर ऐसी पाबंदियां लगाई जाए कि वो घुटनों पर आ जाए। ज़ेलेंस्की की ये हुंकार मदद की मांग नहीं, सख्त कदम की पुकार है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पाबंदियां इतनी कड़क हो कि रोष के कारण रूस को अपनी चालें बदलनी पड़ जाए। हम बात कर रहे हैं वाटर सप्लाई, सीवेज, हीटिंग, उन बुनियादी सुविधाओं की जो बिजली पर निर्भर है। बिजली चली तो अस्पतालों के वेंटिलेटर, हीटिंग सिस्टम, जल शोधन सब पंगु हो जाएंगे और हजारों लोग
बिना बिजली के ठंड और बीमारी के बीच फंस गए हैं। जंग से कराहते लोगों के मुताबिक रात होते ही हम डर से कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। बिजली कब कटेगी, पानी कब आएगा, कुछ पता नहीं। छोटे बच्चे ठंड से कांपते। हम इंसान हैं, हम भी जीना चाहते हैं। ये सिर्फ बीमारियां, आर्थिक नुकसान और घरों की क्षति नहीं, ये लोगों की गरिमा पर हमला है। स्कूल बंद, काम धंधा चौपट, अस्पताल सीमित और बचाव के साधन खुद असुरक्षित। विशेषज्ञों ने युद्ध की ये तकनीकी ड्रोन स्ट्राइक, सस्टेंडेड मिसाइल हमले स्पष्ट संदेश देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर समाज को तोड़ना ये सिर्फ रणनीतिक हमला नहीं, ये सिविलियन पर दबाव का हथियार है। रणनीति की नई शक्ल है, बुनियादी ढांचे पर प्रत्यक्ष हमला है, वीरता की नई परिभाषा रची जा रही है। और सवाल यही है, क्या दुनिया कुर्सी पर बैठकर सिर्फ नजर ही बनाए रखेगी? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हमें चाहिए कड़े प्रतिबंध, ऐसे प्रतिबंध की मॉस्को की युद्ध मशीन रुक जाए जो हर दिन हमारी रातों में आग लगा रही है। उन्हें जवाब देना होगा। ज़ेलेंस्की की आवाज गूंजती है, भरोसा पश्चिम पर, मांग कड़ी। मगर धरती पर जिए जा रहे हैं लोग अब आदेशों के इंतजार में नहीं, हर मिसाइल से उनकी दुनिया छिन्न भिन्न होती जा रही है। बिजली के तार कटे, पंप स्टेशन बंद, अस्पतालों में बैकअप सीमित और एक रात की ठंड से हजारों जीवन जोखिम में हैं। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि जब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनेगा तो उसका असर बहुपीढ़ी तक पहुंचेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था सब धड़ाम से हो जाएंगे। यही वजह है कि यूक्रेन अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि अस्तित्व और बुनियादी मानवाधिकार की लड़ाई बन चुकी है। और रूस की इस ताजा बमबारी में न सिर्फ इमारतें गिरती हैं, मासूमों की जानें जाती हैं, परिवार टूटते हैं और एक पूरा समाज अंधकार में जीने को मजबूर होता है। संसाधन कम है, ठंड बढ़ रही है और लोग अब राहत के लिए तरस रहे हैं। युद्ध की आग अब सर्दी की चादर ओढ़े आबादी पर और खतरनाक असर डाल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार बार हमले न सिर्फ तत्काल चोट पहुंचाते हैं, बल्कि लंबी अवधि की मानवीय तबाही का बीज बोते हैं। 4 साल लगातार
हर हमले ने याद दिलाया कि ये कोई अल्पकालिक संघर्ष नहीं, ये धीमी मौत है, सताई विभीषिका जो रोज रोज मानवता को घसीट रही है। लेकिन क्या इससे कोई सीख भी निकलेगी? क्या विश्व समुदाय सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या ये रातें कभी खत्म होंगी? ज़ेलेंस्की की मांग साफ है, कड़े आर्थिक और ऊर्जा प्रतिबंध होने चाहिए, सैन्य सहायता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाना चाहिए। पर असल सवाल यह है कि क्या दुनिया इतनी जल्दी निर्णय ले सकेगी कि मासूमों की जान बच सके? जानकारों के मुताबिक कूटनीतिक जरूरी है, पर प्रभावी दबाव बिना निर्णायक कदम के कामयाब नहीं होगा। इससे पहले कि ज्यादा शहर खंडहर बन जाए, कदम उठाने होंगे। और दुनिया की नीतियां अगर वही पुरानी शिष्टाचार की भाषा अपनाती रही तो वक्त निकल जाएगा और सूनी रातें और गहन हो जाएंगी। यहाँ के लोग अब सिर्फ एक चीज चाहते हैं, चैन की रात। एक रात बिना धमाकों के, बिना सायरन के, जहाँ बच्चे सो सकें, माँ सुकून से पल भर गुजार सके। बूढ़े आराम कर सके। क्या इतना मांगना बहुत है? रूस की बमबारी जारी है, ड्रोन की बौछार, मिसाइलों की गूंज और यूक्रेन की रातें अब भी कयामत के साए में हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुना है जब दुनिया ने ठान लिया है तो इतिहास बदल जाता है। क्या ये वही क्षण है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो व्लादिमीर पुतिन का अब रौद्र रूप नजर आ रहा है और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, वॉर ब्रेकिंग युद्ध के मैदान से। बड़ी खबर यह है कि रूस ने अपनी ताकतवर आईसीबीएम की तैनाती कर दी है। सरमैट की कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनाती जल्द ही अब होती हुई नजर आती है। समरक पर पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान है कि उसे जल्द ही तैनात किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस युद्ध में एक नई अब तस्वीर पेश करेगी और इस युद्ध को नई दिशा देती हुई नजर आएगी। लगातार ये बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को, मैसेज दे रहे हैं नाटो देशों को। वहीं दूसरी तरफ परमाणु जंग की तैयारी में पुतिन नजर आते हैं। यही बड़ी खबर है, वॉर ब्रेकिंग। तो परमाणु जंग की तैयारी में अब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से मन बना चुके हैं। सीमा पर सरमत मिसाइल की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। यूरोपीय बॉर्डर के पास में इसकी तैनाती की जानी है। और मान के चलिए कि सरमत अपने आप में बेहद प्रभावशाली मिसाइलों में से एक मानी जाती है। उसकी खतरनाक जो उसकी पहचान है, अपने आप में इस पूरे बॉर्डर में उसको तैनात किया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन के लिए अब ये चिंता बढ़ाने वाली है।
और आइए अब आपको बताते हैं कि सरमत मिसाइल की खासियत आखिर क्या है, ये कितनी खतरनाक है। सरमत मिसाइल को समझिए। ताकत रूस की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है और एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने में सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि एक साथ कई टारगेट्स पर भी यह हमला बोल सकती है। वॉरहेड क्षमता 50 मेगाटन है, 18,000 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है और 20 मैक लॉन्च सिस्टम इसकी रफ्तार है। समझिए। वहीं अंडरग्राउंड साइलो अमेरिका, यूरोप, एशिया के सभी देशों तक एक तरह से इसकी पहुंच मानी जा सकती है। वही बड़ी बात यह है कि एक देश को पूरी तरह से तबाह करने में ये सक्षम मिसाइल मानी जाती है। 2016 में सरमत मिसाइल का पहले बार परीक्षण किया गया था और अब वो इस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ अब इस मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग। बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है, मॉस्को संभल जाए वरना खत्म हो जाएगा। ये बड़ी धमकी है बेल्जियम के रक्षा मंत्री की तरफ से। उनका परमाणु हमले को लेकर ये बयान था, परमाणु हमला किया था तो मिट जाएगा मॉस्को, दुनिया के नक्शे से रूस खत्म हो जाएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि नाटो बार बार रूस को क्यों वार्निंग दे रहा है, क्यों इस तरह से धमकी दे रहा है, क्यों चेतावनी दे रहा है। दरअसल नाटो की रूस को बड़ी वार्निंग है। बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकविन ने मॉस्को को बड़ी चेतावनी दी है। नाटो पर परमाणु हमला अगर हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, ये वो स्पष्ट कर चुके हैं। मॉस्को को नक्शे से मिटा देंगे, ये बड़ी बात कही है। अगर जरा सी हिमाकत की तो मॉस्को को नक्शे से नाटो खत्म कर देगा। रूस ने अगर हमला किया तो दुनिया की तबाही निश्चित है। रूस के मिसाइलों का परमाणु परीक्षण सिर्फ दिखावा है, रूस के रेड लाइन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। आक्रमण में बड़ी ब्रेकिंग। अब बेल्जियम के मंत्री लगातार चेतावनी दे रहे हैं तो इस चेतावनी पर रूस भड़क चुका है। बेल्जियम में रूसी दूतावास की कड़ी चेतावनी नजर आई। बेल्जियम के मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना बताया। फ्रैंकविन का बयान युद्ध भड़काने जैसा ये पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है, रूस की सेना की तरफ से कहा जा रहा है। फ्रैंकविन का बयान यूरोप के लिए बड़ा खतरा है। अभी हाल ही में बेल्जियम के मंत्री फ्रैंकविन की तरफ से बड़ी बातें कही गई थी और ये कहा था कि जिस तरह से यहाँ पर पुतिन अपनी परमाणु शक्ति दिखा रखे हैं और जरा भी अगर यूक्रेन को या नाटो को अगर परेशान करने की कोशिश की तो मॉस्को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब उस पर रूस पलटवार कर रहा है कि ये युद्ध भड़काने वाला बयान है। उनका बयान यूरोप के लिए खतरा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। और बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल के गाजा पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया। इस हमले में 100 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। तस्वीरें बेहद विध्वंसक हैं, तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, तस्वीरें सिर्फ तबाही को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से। फिलिस्तीनियों की मौत हुई है 100 से ज्यादा और इसमें मरने वालों में 46 मासूम बच्चे शामिल थे, बताया जा रहा है। अब इजराइल ने कहा है कि हमास ने हमारे एक सैनिक की हत्या की। हालांकि लगातार गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से इस बात को नकारा गया, लेकिन समझिए इजराइल के एक सैनिक की मौत तो फिलिस्तीन के 100 से ज्यादा लोगों की जान अब इजराइल ने ले ली है। और आक्रमण में एक और बड़ी खबर इस समय की गाजा से जुड़ी हुई। तो गाजा हमले से जुड़ी हुई इस समय की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। इजराइल ने हमास पर सीज फायर का आरोप लगाया, सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया है। नेतन्याहू के आदेश पर गाजा में शक्तिशाली हमले किए जा रखे हैं। आईडीएफ पर हमले के बाद में पूरे गाजा में तबाही के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बताते चले जिस तरह से यहाँ पर तबाही का मंजर नजर आया, तो गाजा हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इजराइल ने हमास पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है नेतन्याहू का आदेश गाजा में शक्तिशाली हमले हो और ये हमास के तरफ से इजराइल के एक सैनिक की हत्या के बाद में दावा किया जा रहा है कि ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है।
इसी बीच एक और गाजा से जुड़ी हुई खबर जान लीजिए। वर्ल्ड ब्रेकिंग, गाजा से पाकिस्तान ने धोखेबाजी कर दी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि गाजा में 20,000 सैनिक तैनात करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के फैसले पर अब मुस्लिम देशों ने ऐतराज जताया है। यह फैसला आर्मी चीफ आसिम मुनीर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच में हुई एक गुप्त बैठक के बाद में आई है, बताया जा रहा है। आप समझिए, वो पाकिस्तान जो हमेशा से गाजा को प्रो फिलिस्तीन के तौर पर समर्थन करता रहा है, जो इजराइल का हमेशा विरोध करता रहा है, हमास को वो यहाँ के लड़ाके के रूप में बताता रहा है, अब उन्हीं के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ पाकिस्तान 20,000 सैनिक भेजेगा। एक तरफ नेतन्याहू हमास की जद्दोजहद, दूसरी तरफ तो आम लोग जिनका जुर्म सिर्फ उनकी जमीन होना है। क्या राजनीतिक व्यवहारों की कीमत मासूमों की जिंदगियों से तौली जा सकती है? सीज फायर टूटते ही बम रोते हुए परिवार लौट आते हैं। सवाल यही कि गाजा की आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो इतनी भारी सजा का हकदार थी? इतना तो ये तय माना जाता है कि जब नागरिक की शिकार बने तब जीत हार का मतलब खो जाता है और दुनिया आखिर कहां देख रही है। एक बार फिर शांति के नाम पर धोखा, ठहराव के नाम पर वार। गाजा की धरती अब सुकून की नहीं, तबाही की नगरी बन चुकी है। रातों में गूंजती बमबारियां, दिन में टूटते घर। और हर कोने से टूटती कराहे। ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं, ये मानवता पर सीधा हमला है। रिपोर्ट से में कहा जा रहा है कि एक सैनिक की मौत का बदला लेने की तैयारी में 100 से ज्यादा नागरिकों की जानें चली गईं। तराजू में नहीं तोल सकते इस असीमित युद्ध का दर्द। गाजा में जहां कुछ बचा था, वो भी अब खत्म हो रहा है। शांति लगाए वक्त में लोग सोचे थे कि शायद राहत मिलेगी, लेकिन शांति का नाम लेने वाला ये क्षण भी पटाखों की तरह फट गया। आंखों के सामने बसा था उम्मीद का आशियाना, स्कूल, अस्पताल, घर, गली, और आज वही आशियाना खंडहर है। इन्हें छोड़कर लोग भागने पर मजबूर हैं, क्योंकि बम की धमक सुनने से जिंदगी की उम्मीद बुझती है। कई दिनों की आशा के बाद अब सीज फायर हुआ। लोगों ने सोचा था कि राहत मिल जाएगी, मगर फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बमबारी फिर शुरू हो चुकी है, घर फिर तबाह हो रहे हैं। रातें डर में गुजरने लगी हैं। गाजा में अब बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल धीमे चल रहे हैं। प्रचंड भीषणता के बीच बदहाली के सावन चल पड़े हैं।
जहां एक ओर राजनीतिक जंग चल रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी की जंग है जिंदा रहने की। विश्लेषकों के मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ हमला विराम की नहीं रही, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला है। बुनियादी मानवाधिकार पर हमला है। जब विद्यालय, अस्पताल, घर निशाना बन रहे हैं, तब सवाल उठता है कि किसके लिए ये युद्ध चल रहा है। और वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामक भाषा और हमास की जिद, इन दोनों की साजिश ने गाजा को एक भूल भुलैया बना दिया है। कोई बचने का रास्ता नहीं दिख रहा। गाजा के लोग पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। चश्मदीद है वो रातें जब धमाके सुनने को मिलते हैं और दिन जब राहत के नाम पर पानी नहीं मिलता। ये इतिहास बन रहा है। और हम उस इतिहास को टाल नहीं सकते। रिपोर्ट्स कहती है कि गाजा में अब तक तकरीबन 68,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं और घायल लोगों की संख्या लाखों से ज्यादा पहुंच चुकी है। इस विनाश में कोई बराबरी नहीं। स्कूल बंद, हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित, अस्पताल सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्स कम हैं, पानी बिजली राशन तीनों गायब। और वो लोग जो मलबे में दब गए, जिनके घर उजड़ गए, उन पर क्या गुजरेगी, शब्द कम पड़ जाएंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमने सोचा था कि अब चैन आएगा, मगर अब आंखें बंद करना भी डर का काम है। कहीं बम फट न जाए, कहीं छत ध्वस्त न हो जाए। हम बस जीने की आस लेकर बैठे हैं। ये बस एक युद्ध की कहानी नहीं, ये हजारों सपनों की कब्रिस्तान है। हर बम के साथ ख्वाब टूटे हैं। हर धमाके के बाद कोई मां अपने बच्चे को खो रही है और विश्व चुप बैठा है। विश्लेषकों के मुताबिक जब एक एक सैनिक की मौत के बदले 100 नागरिक मारे जाएं, ये न सिर्फ नीति है, ये संदेश है। संदेश है भय बरकरार रखें, नागरिकों को अस्थिर करें, संघर्ष को एक ऐसा मौलिक बनाए कि विकल्प ही ना बचे। और अब सवाल उठता है, क्या गाजा को पूरी तरह तबाह किया जाना है? क्या आम आवाम को एक जिंदा ढांचे के आगे ले जाया जाना है, जहां जिंदा रहने लायक कुछ नहीं रहेगा? विकल्प दो तरह के हैं। एक, निरंतर बमबारी, विस्थापन, भूख और बर्बादी। दूसरा, सच्चा मानवतावादी रुख, तुरंत सीज फायर, राहत पहुंचाना, पुनर्निर्माण और वार्ता करना। लेकिन राजनीति गोते खा रही है। नेतन्याहू का रुख बदलने वाला नहीं दिख रहा है। हमास की जिद भी ऐसे कि पीछे हटने का नाम नहीं लिया जा रहा है।
बीच में बचे खुचे लोगों का जीवन जला दिया गया। गाजा के बच्चे अब नहीं जानते गेम खेलने में मजा कब था। माएं नहीं जानती कि पालने में सुनसान किसने बैठा था। बूढ़े नहीं जानते कि समय कब उनके ऊपर इतना भारी पड़ गया। सवाल है इंसानियत कहाँ है? स्थानीय राहत कार्यकर्ता बताते हैं कि हम मदद पहुंचाने आते हैं मगर रास्ता बंद है, हिंसा बेतहाशा है। मलबे के नीचे लोग सीधे मदद के लिए आवाजें लगाते हैं और वो कोई सुनता नहीं। ये असहायपन है। गाजा अब सिर्फ एक भूगोल नहीं, वो दर्द का नाम है। वो उपेक्षा का प्रतीक है। वो चेतावनी है दुनिया के लिए कि जब युद्ध की आग बुझती नहीं तब इंसान जलता है। यहाँ गाजा में हर रात की गिनती होती है। बम से, मौतों से, घटती उम्मीदों से। हम देखते हैं क्या ये सिर्फ अलगाववाद है या हम सफर इंसानी भावनाओं की हत्या। अगर विकल्प बचा है तो वक्त उठने का है, बोलने का है, क्योंकि जब हम आम लोगों की मौतें सामान्य हो जाती हैं, वहां इंसानियत मर जाती है। वक्त आ गया है कि इस युद्ध को सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई कहकर ना देखा जाए। ये मानवता की लड़ाई बन चुकी है। गाजा के लोग चैन की रात मांग रहे हैं। वो रात जब बम न गूंजे, जब बच्चे भय से न डरे, जब हम सब सिर्फ इंसान बन सके। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये चेतावनी है और दुनिया को सुनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस ने सेकंड 76 TD 2 दिन की रहस्यमय उड़ान के बाद में वेनेजुएला पहुंचा। जी हां, कई देशों में रुका, ईंधन भरवाया और अब सवाल खड़े हुए कि क्या विमान में गुप्त सैन्य सामान था? क्या पुतिन और मादुरो को मोहरा बनाकर अमेरिका में खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन? क्या लैटिन अमेरिका अब जंग का नया मैदान बनने जा रहा है? और क्या रूस ने अमेरिका को उसके ही पड़ोस में अब घेरने की तैयारी कर ली है? पुतिन की चाल गहरी है और दुनिया अब सांस रोक कर देख रही है। रूस ने भू राजनीति की बिसात पर एक चाल और चल दी है। एक रहस्यमयी उड़ान जिसने वैश्विक शक्ति समीकरण हिला दिए। मॉस्को से काराकास तक उड़ान भरे एक I-176 TD ने दुनिया के सवालों को जन्म दिया है। क्या ये सपोर्ट, सैनिक मदद या एक स्पष्ट संदेश है? और किसके लिए? 2 दिन, कई रुकाव और ईंधन भरा और आखिरकार वेनेजुएला की राजधानी काराकास पहुंचा। रूसी सैन्य ट्रांसपोर्ट I-176 TD की ये यात्रा सिर्फ दूरी नहीं थी, ये रणनीतिक संकेत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि विमान में करीब 30 से 34 टन तक का सैन्य उपकरण होने का अनुमान है। पर वास्तविकता क्या है, ये अब सवाल बन चुका है। काराकास का एयरबेस के पास, जहां आज सुबह रूसी विमान की आवाज ने सिर्फ हवाई पट्टी नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति को भी हिला दिया। इस घटना ने अमेरिका रूस के बीच पहले से मौजूद तनाव को और तेज कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस उड़ान ने कई देशों में रुक कर ईंधन लिया और इस जटिल रूट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स कारण था या किसी गुप्त मिशन का हिस्सा?
कई जानकारों का मानना है कि ये मादुरो सरकार को सैन्य सहायता पहुंचाने की कोशिश हो सकती है और कई दूसरे विशेषज्ञों की माने तो अगर ये विमान वाकई सैन्य उपकरण लेकर आया है तो इसका मतलब है कि रूस ने वेनेजुएला में एक नया मोर्चा खोलने का इरादा कर लिया है। एक ऐसा मोर्चा जो सीधे अमेरिका को चुनौती दे सकता है। और यही पॉइंट सबसे खतरनाक है। मॉस्को का हस्तक्षेप अब सिर्फ जियोपॉलिटिकल समर्थन नहीं रह गया, ये प्रत्यक्ष सामरिक मदद का संकेत बन सकता है। अगर रूस ने वाकई में मदद की तो मादुरो की हुंकारें और भी बुलंद होंगी और ट्रंप के लिए ये ऐसे समय की चुनौती बन सकती है जब अमेरिका पहले से ही संभावित मकसद बहुत गंभीर है। मादुरो को सैन्य लॉजिस्टिक्स सहायता देना, अमेरिका को भू राजनीतिक दबाव में लाना, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाकर वैश्विक सहमति तोड़ना, चीन रूस गठजोड़ का मजबूत दिखाना। और अगर ये बातें सच निकली तो अमेरिका के लिए विकल्प कठिन होंगे, या तो कड़े कूटनीतिक कदम, आर्थिक प्रतिबंधों की नई श्रृंखला या सैन्य तैयारी। पर सवाल यही है, क्या ट्रंप प्रशासन को ऐसा मौका चाहिए जो उसे सीधे मोर्चे पर खड़ा कर दे? राजनीति की ये शतरंज सिर्फ दो देशों की कलह नहीं है, ये उन खिलाड़ियों की भी लड़ाई है जो पर्दे के पीछे है। रूस चीन समर्थन का घनत्व बढ़ता है तो अमेरिका अलग विकल्प खोज रहा है और वेनेजुएला, जिसकी आर्थिक और सामाजिक हालत पहले से नाजुक थी, अब वैश्विक संघर्ष का केंद्र बन सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक वेनेजुएला का भू राजनीतिक मोल अब बढ़ गया है। मादुरो के पास अगर संसाधन आ गए तो वे आक्रामकता दिखा सकते हैं और ये सीधे सीधे अमेरिकी इंटरेस्ट को चुनौती देगा। यहाँ पर एक और मसला सामने आता है, पारदर्शिता की कमी। आधिकारिक तौर पर रूस ने विमान में क्या था इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। वेनेजुएला ने भी चुप्पी साधी है, पर दुनिया की निगाहें तेज है और हर रुकावट, हर ईंधन भराव की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग के जरिए रिकॉर्ड हो चुकी है। फ्लाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स और खुले स्रोतों के विश्लेषण ने ये दिखाया कि I-176 ने असामान्य रूट अपनाया और इसी कारण कई देशों ने इस उड़ान को संदेह की नजर से देखा। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर रूस ने मादुरो को हथियार या उपकरण दिए तो ये लैटिन अमेरिका में स्थायी अस्थिरता की जड़ बन सकती है। इससे न सिर्फ स्थानीय बल्कि वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा संतुलन भी प्रभावित होगा। ये सब ऐसी स्थिति में हो रहा है जब ट्रंप के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जटिल है। विरोधियों के लिए ये मौका है और समर्थकों के लिए खतरा। रूस का ये कदम किसी भी तरह से केवल मित्रता का इशारा नहीं रह गया है, ये रणनीतिक दांव है। विशेषज्ञों के मुताबिक कठोर प्रतिक्रिया संभव है। कूटनीतिक चेतावनी, प्रतिबंध, हवाई और समुद्री निगरानी बढ़ाना, पर सीधे सैन्य हस्तक्षेप खतरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या अमेरिका फंस जाएगा? क्या वेनेजुएला सचमुच वो नया मोर्चा बन सकता है जहां प्रत्यक्ष टकराव होगा? और क्या रूस चीन का गठबंधन अमेरिका प्रमुख पश्चिमी गठजोड़ की मजबूती का बराबरी कर पाएगा? जवाब सादा नहीं है, पर संकेत स्पष्ट है कि वैश्विक शक्ति खेल अब और तेज हो गया है। यहाँ काराकास में लोगों की आंखों में भी चिंतन है, राजनीतिक बाजारों में भी हिचक है। पर जो भी हो, ये उड़ान सिर्फ हवाई रास्ते से नहीं, एक संदेश लेकर आई है जो विश्व राजनीति की दिशा को चुनौती देता है।
रूस ने मोहरा चला और दुनिया अब देखेगी कि इस चाल का जवाब कौन देगा। क्या अमेरिका उल्टे कदम उठाएगा या कूटनीति और प्रतिबंधों से काम चलाएगा? और सबसे अहम, वेनेजुएला के आम लोग जिनकी जिंदगी इस जंग की भेंट चढ़ सकती है, उनके लिए भविष्य किस राह पर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचते ही उत्तर कोरिया में बारूद सुलग उठा है। किम जोंग उन आग बबूला हो गए हैं क्योंकि ट्रंप इस वक्त हैं किम के दुश्मन देश साउथ कोरिया में। अब जवाब में किम जोंग उन ने मिसाइलें दाग दी, सीधे येलो सी में क्रूज मिसाइल टेस्ट कर दिया। यानी किम ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि जो उनके दुश्मनों से हाथ मिलाएगा वो निशाने पर आएगा। अब सवाल है, क्या एशिया फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है या फिर किम जोंग का गुस्सा सिर्फ ट्रंप को डराने का एक नया तमाशा है? एक तरफ रेड कारपेट बिछा था, मार्चिंग बैंड में YMCA की धुन बज रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरिया की जमीन पर कदम रख रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान चीरती एक आवाज उठी। किम जोंग उन ने मिसाइल दाग दी। जी हाँ, जिस वक्त ट्रंप दक्षिण कोरिया में कदम रख रहे थे, उत्तर कोरिया ने येलो सी में क्रूज मिसाइल दागकर दुनिया को चौंका दिया। यह महज एक संयोग नहीं था, ये एक संदेश था। किम जोंग उनका वो पैगाम जो ट्रंप के स्वागत में मिसाइल की बारिश बनकर बरसा। बुसान की गलियों में रेड कारपेट पर ट्रंप मुस्कुरा रहे थे। मार्चिंग बैंड YMCA बजा रहा था। क्लिक क्लिक होती कैमरों के फ्लैशों के बीच जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिले, उसी वक्त किम जोंग की सेना ने आसमान में आग उगल दी। येलो सी में गूंजी वो धमक जिसने व्हाइट हाउस से लेकर सियोल तक हलचल मचा दी। उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक क्रूज मिसाइल टेस्ट किया, वो भी ठीक उसी वक्त जब ट्रंप दक्षिण कोरिया में थे। 2 घंटे तक आसमान में उड़ती रही ये मिसाइलें और हर एक मिसाइल मानो किम जोंग का गुस्सा बयां कर रही थी। ट्रंप इस वक्त एशिया यात्रा पर है। पहले मलेशिया गए, फिर जापान में प्रधानमंत्री से मुलाकात की
और अब दक्षिण कोरिया जहां कदम रखते ही उनका सामना किम जोंग के गुस्से से हो गया। ट्रंप की ये यात्रा शांति के नाम पर है, लेकिन जवाब में मिल रहा है धमाके का संदेश, क्योंकि उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल टेस्ट उसी समय किया जब ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो किम जोंग उन से जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। शनिवार को किम ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी और मंगलवार को दाग दी क्रूज मिसाइल। यानी किम जोंग की रणनीति साफ है, जो भी उनके दुश्मन देश के करीब जाएगा वो मिसाइल से स्वागत पाएगा।